हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम लोग को देखना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोग को देखना क्या है, इसको हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, जस्ट लाइक लास्ट हम लोगों ने क्लास जो किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें कुछ क्वेश्चन थे ये, जस्ट लाइक सनराइज लिमिटेड और ये सूर्या लिमिटेड का। ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दिया था। आई थिंक सबका हो भी गया है, आप लोगों ने कर भी लिया है। लेकिन हाँ, एक और चीज़, अगर कुछ दिक्कत होएगी तो इसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो अगर आप कैश फ्लो के नाम से अगर सर्च मारेंगे, है ना, तो कैश फ्लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो चलिए आज हम लोग आगे पढ़ना है हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। देखो, अगर हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, है ना, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिग्निफिकेंट मैनर। तो वहां पे देखो हम लोगों ने समराइजिंग शब्द यूज किया। उसके बाद होता है समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग जो है वो एग्जैक्टली यहाँ कवर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। After completion of this chapter, you will be able to calculate different type of ratio, analyze the financial statement of a business. तो अब देखो इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, वे एनालाइज करते क्यों, पहले तो ये समझो। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था डेफिनेशन के टाइम पे, टू गेट द वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ अ बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट का पता लगाना चाहते हैं, वीक जोन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग जोन को पता लगाना चाहते हो, तो एनालाइज तो करना पड़ेगा। और एनालाइज में करते क्या, हम लोग दो फिगर्स में कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो उससे हम काफी हद तक कई कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा, फाइनेंशियल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वही चीज लिखा है, of the firm. It can be undertaken by the management of the firm or by parties outside of the firm. अब सवाल उठता है हमारी कंपनी की वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता कौन लगाना चाहता है। तो पहला नंबर तो कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के डायरेक्टर्स, वो तो पता लगाना चाहेंगे, ताकि हम अपने वीक पॉइंट्स को क्या करें, सही करें, उसको भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करें। दूसरा नंबर, और कौन जानना चाहता है, जो कंपनी से बाहर के लोग भी हैं, इवन तो जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वो भी जानना चाहते हैं हमारी कंपनी के बारे में, है ना। डिफरेंट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर, जिस तरह से हम लोग ने याद है पढ़ा था अकाउंटिंग में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, सेम चीज यहाँ पे भी है। जो हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, हमारा जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो एग्जैक्टली कौन देखना चाहता है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, इंटरनल यूजर्स की। तो इंटरनल यूजर्स में कौन आता है, कंपनी का मैनेजमेंट ग्रुप, जस्ट लाइक फाइनेंस मैनेजर। वो इंटरेस्टेड क्यों है इन मैनेजरियल परफॉर्मेंस, उसको मैनेजमेंट देखना है ना फाइनेंस का सारा, तो उसको चाहिए इंफॉर्मेशन। टॉप मैनेजमेंट को चाहिए, टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो इनको तो चाहिए टू सी दैट द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म्स आर यूज मोस्ट इफिशियंटली एंड फर्म्स फाइनेंशियल कंडीशन इज साउंड। वो क्यों देखना चाहते हैं टॉप मैनेजमेंट, इसलिए देखना चाहते हैं कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, क्या हम अपने सारे रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा नंबर, वो इसलिए ताकि हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारा, वो साउंड होना चाहिए। साउंड यहाँ पे आवाज से नहीं मतलब, यहाँ पे सेफ्टी से मतलब है। किससे मतलब है, कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सेफ होनी चाहिए। नाउ क्रेडिटर, हमारे जो सप्लायर हैं वो भी हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। इंटरेस्टेड इन फर्म्स एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स ओवर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो क्रेडिटर इसलिए भी देखना चाहते हैं कि भाई सामने वाला हमारा पेमेंट टाइम से कर देगा कि नहीं कर देगा। नेक्स्ट, लेंडर्स, लेंडर्स मतलब जिनसे हम क्या कर रहे हैं, जो हमें उधार दे रहा है। लेंडर्स मतलब जस्ट लाइक अ बैंक, जिनसे हम उधार ले रहे हैं। तो एनालाइज फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट कैश टू बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन रीपे द प्रिंसिपल। क्लियर है। वो क्यों चेक करना चाहते हैं, वो इसलिए एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि भाई हम इंटरेस्ट को पे करने के लायक हैं कि नहीं, इंटरेस्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। भाई बैंक वाला तभी ना हमें लोन दे रहा है, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है, एनालाइज करता रहता है वो भी, उसको भी फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए, करना पड़ता है। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पैसा लगाना है। अगर लेंडर की बात करो तो लेंडर भी तो घूम फिर के पैसा ही लगा रहा है हमारी फर्म में, बस उधार के रूप में, और उसको ये भी देखना है कि ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेयर के रेट आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो ये काफी हद तक डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेयर्स इसके रेट आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये काफी हद तक डिपेंड करता है आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, है ना। नाउ लेबर यूनियन
लेबर यूनियन भी जानना चाहता है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को उसको भी जरूरत पड़ती है। असेसी वेदर सॉर्ट सर लेबर यूनियन को क्या जरूरत है भाई, उनका वेजेस कंपनी अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आगे इंक्रीमेंट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, इज दैट क्लियर? तो भी एनालाइज करते हैं। अदर्स, इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी के सभी क्या है, हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ठीक है ना? टू स्टडी द प्रेजेंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ऑफ द बिजनेस। ओके, अब देखो यहाँ पे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या क्या टूल्स हम लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। सो इसमें देखो दो चीज यहाँ पे, सबसे पहला एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? फिर एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। फिर एक होता है ट्रेंड एनालिसिस। अगर ट्रेंड की बात आएगा तो याद आएगा कि वो चार्ट बनाते थे, है ना? तो ट्रेंड, बिल्कुल, तो ट्रेंड बताता है कि आपका बिजनेस कैसा कर रहा है। नाउ नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एकदम देखो लास्ट में आता है, बात समझे कि नहीं समझे? बट ये सारे इंफॉर्मेशन रेशियो एनालिसिस से भी बहुत सारी पिक्यूलियर चीजें हमें पता चलती हैं, बारीक चीजें अगर जाननी है तो हमें रेशियो में जाना पड़ेगा। बात समझे? ऊपरी तौर पे ये सारे काफी हद तक हमें ये भी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की। व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट? अब देखो इसके बारे में क्या लिखा है, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोवाइडिंग कॉलम फॉर द फिगर्स फॉर बोथ करंट ईयर एज वेल एज फॉर द प्रीवियस ईयर, है ना? एंड ऑल्सो टू चेंज द ड्यूरिंग द ईयर बोथ इन ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स। It can be used for identifying the direction of the changes and also the trend in the different indicators of performance of an organization। तो पहला नंबर तो ये हमको बताता है, क्या बताता है कि 2 साल पहले तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर हम एटलीस्ट रखेंगे और उसमें हम देखेंगे पिछले साल से इस साल में कितना ऑब्सोल्यूट चेंजेस हुआ या रिलेटिव चेंजेस हुए, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्लस और क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ चेंजेस, क्या ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं कि खर्चे घट रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी बढ़ रही है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी घट रही है। सो ये सब चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, नाम ही से कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19। 2 साल का देखो यहाँ पे आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिटेल, है ना? ये पीएल अकाउंट है 2 साल का। अब इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। चलो पहले तो इसको समझते हैं नॉर्मली। पहले क्वेश्चन अगर हम नॉर्मली देखें 17-18 पिछले साल का, ये इस साल का करंट ईयर का 18-19, है ना? अब नेट सेल है 60,000, क्लियरली हमें दिख रहा है कि सेल्स हमारी बढ़ी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 36,000, 40,000, कॉस्ट भी गुड्स पे जाहिर सी सेल्स हम बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, नहीं समझे? इन द सेंस क्या, अगर हमें ज्यादा सामान बेचना तो ज्यादा खरीदना भी तो पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट देखो 23,600, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 6,000, 6,800 है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उस रेशियो में नहीं बढ़ा है जिस रेशियो में आपका सेल्स बढ़ रहा है, जिस रेशियो में आपका कॉस्ट चीजें बढ़ रही हैं। ये बहुत ही माइनर चेंजेस यहाँ हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये भी देखो 12,000 से 13,200 हो गए। नाउ नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,600 एंड इट इज 11,540। सो यहाँ देखो कितना हमने सेल्स में चेंजेस किया, बहुत ज्यादा सेल्स में चेंजेस नहीं हुआ है। अगर ठीक से देखोगे तो 20% का ग्रोथ है, 20% हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। लेकिन अगर प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट में देखो क्या 20% बढ़ा है? नहीं, जस्ट डबल हो गया है। 50% का इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टैक्स तो दिया है, ठीक है, वो तो इतना ही देगा, इसमें तो कोई खास फर्क नहीं, वही सेम है। टैक्स उतना कटेगा उतना बचना ही बचना है। सो अब इस क्वेश्चन को देख के हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है। अब देखो कंपैरेटिव एनालिसिस करते कैसे हैं। अब इसमें देखो दे रखा है क्या, पहले तो 17-18 पिछले साल का और करंट ईयर का हमने फिगर रख देना है। दोनों साल का फिगर रख दिया ना इन्होंने। अब इसके बाद ऑब्सोल्यूट चेंजेस पहले देखो कितना ऑब्सोल्यूट चेंजेस हुआ है इन दोनों में। 12,040 का सबका पहले डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकल गया। अब हमें देखना है परसेंटेज ऑफ चेंजेस, कितना परसेंटेज ऑफ चेंजेस है। तो मैंने बोला ही था सेल्स आपका कितना बढ़ा था, करीबन 20%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11.26%। आपकी ग्रॉस प्रॉफिट 33.64% बढ़ा है। हाँ अब ये सवाल तो सर परसेंटेज निकलेगा कैसे?
दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। अब 12,040 रुपीज इंक्रीज हुआ, इसको हम बेस किसको लेके चलेंगे, तो बेस किसको माना जाए, प्रीवियस ईयर ना, प्रीवियस ईयर को बेस मान के चलेंगे। तो हम 12,040 को डिवाइड करेंगे 60,000 से, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, आ जाएगा आपका परसेंटेज। क्लियर सबको? फिर से बोल रहा हूं, मान लो इसका निकालना है तो 4,100 इज डिवाइडेड बाई 36,400 मल्टीप्लाई बाई 100 ऊपर। क्लियर? तो ये परसेंटेज आपके ऐसे निकल जाएंगे। आप देखो नेट प्रॉफिट, बाकी ये सब तो सेम है, 106 यहां से रहेगा। तो यहां पे देख रहे हो, अच्छा मैंने 50% बोला था, 50% मैं 10,000 के अकॉर्डिंगली सोच रहा था, एग्जैक्टली 100% इंक्रीज है। 5,000 में 5,000 और जुड़ गया तो 100% ना इंक्रीज हुआ। सॉरी मैं यहाँ पे गलत हो गया था। तो सोचो, हमने रेवेन्यू कितनी हमने इंक्रीज की, लेकिन हमारी नेट प्रॉफिट कितनी इंक्रीज हो रही है, कुछ ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं दिख रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? अब सवाल उठता है, इन सारे रिजल्ट को देख करके तुम्हें है कंक्लूजन निकालना। सवाल उठता है, अब कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? हाँ, अब इस बेसिस पे एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हमने लग रहा है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन सब खर्च, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को काफी कंट्रोल किया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने बढ़ने नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये चेंजेस हमें दिख रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? और हमारी देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उस रेशियो में नहीं बढ़ा है जिस रेशियो में हमारी सेल्स बढ़ी है। क्लियर? द कंपनी हैज, अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या निकली, यही इंटरप्रिटेशन को कंक्लूजन कहता हूं मैं, यही इंटरप्रिटेशन आपको निकालना होता है। लेकिन जाहिर सी बात है इंटरप्रिटेशन तभी निकाल पाओगे जब इन फिगर्स को, इन परसेंटेज को ठीक से एनालाइज करोगे तब। द कंपनी हैज ट्राइड टू रिड्यूस द कॉस्ट, सीधी सीधी बात, कंपनी ने अपनी कॉस्ट को क्या करने की कोशिश किया है, रिड्यूस करने के, विच कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट that the cost of goods sold has not increased in the same ratio as the amount of sale। जिस रेशियो में आपका सेल्स बढ़ा उस रेशियो में आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं बढ़ी है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, ऑल्सो द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड 33.64%, देखो ना, विद एन इंक्रीज ऑफ सेल्स, सिर्फ 20% सेल्स बढ़ाया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारी 33 पॉइंट भाग गई। इसका रीजन ये भी है क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ने नहीं दिया। ठीक है? नाउ नेक्स्ट, दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है, द कंपनी हैज ऑल्सो मेड एफर्ट्स टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो पहले मैंने बता दिया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी तक रिड्यूस किया, हेंस नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड 106.07%। देखो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सिर्फ 13.33%, ये 10%। नाउ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड इन 2018-19, इस साल हमारा परफॉर्मेंस पिछले साल से क्या हुआ है, काफी इंप्रूव हुआ है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब इसी के बेसिस पे देखो, अब यहाँ पे फिर एक तुम्हें असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया है ना। अब यहाँ पे देखो दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जेनेसिस लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम statement for the year ended on March 31st 2019 and interpret the same using Excel, है ना। तो अब एक्सेल को यूज कर, अब इसमें 2 साल तुम्हें चाहिए था, दोनों साल का फिगर दिया, 17, 18, 18, 19, दैट मीन्स को हम प्रीवियस ईयर मानेंगे, इसको करंट ईयर मानेंगे। ओपनिंग स्टॉक परचेज है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं निकालना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग कर ही लेंगे। तो चलिए इसको एक बार करके दिखाता हूं आप लोग को। तो अगर हम लोग को करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो पहले तो हमें फॉर्मेट को सेम को फॉलो करना है। तो फॉर्मेट पहले फॉलो कर लेते हैं। चलिए क्या करना है इसमें, अगर इस फॉर्मेट को अगर हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर, फिर दोनों के फिगर, फिर ऑब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस हमें दिखाना होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं क्या, पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे देना है क्या, किस साल का, 2017, 18 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 2018, 19, फिर ऑब्सोल्यूट चेंजेस, फिर परसेंटेज। क्लियर? समझ गए सब लोग? अब पर्टिकुलर में सबसे पहली चीज क्या है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेंगे, ये फॉर्मेट हमने फॉलो कर लिया, बना लिया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। यहाँ देखो सेल्स कितनी है, डन। सबसे पहले सेल्स, सेल्स अगर हम देखेंगे, सेल्स कितनी थी, 457 लाख, 450 एंड 7 लाख। ऑब्सोल्यूट चेंजेस क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2,50,000 का चेंजेस है। परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये जो चेंजेस हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, बेस। बेस ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर बेस मानेंगे ना। अब परसेंटेज आपको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना होता एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर उस परसेंटेज पे क्लिक करना होना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैनुअल करते तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर, तो डेसिमल 2 पोर्शन तक मैंने बता दिया। अब इसी तरह से सेल्स में से आपको पता है क्या लेस करना है, परचेज। परचेज देखिए कितना है, 2 लाख, 2,10,000 एंड 2,60,000। क्लियर। ऑब्सोल्यूट चेंजेस कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी समझते हैं ना, फॉर्मूला कॉपी। नाउ नेक्स्ट परचेज लेस करेंगे, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिख नहीं रहा है, तो हमारी आ जाएगी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगी, हम लोग को सेल्स में से माइनस करना होगा परचेज। आ गया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 लाख का डिफरेंस है, 83.33%। सोचो सेल्स कितना बढ़ा और ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़ा, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, आपकी सेल्स इतनी बढ़ी और कॉस्ट कितनी बढ़ी, सिर्फ 23%। तो यहाँ पे भी कॉस्ट को डिक्रीज करने की कोशिश किया है। नाउ नेक्स्ट अब क्या होगा, अब सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाएंगे। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, अच्छा एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक को हमने कंसीडर नहीं किया ना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी तो कंसीडर होगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना है, 30 एंड 20। क्लोजिंग स्टॉक का चेंजेस अगर देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बल्कि क्या हुआ है, घटा है। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल से कम हुआ है। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी देखेंगे, यहाँ पे परचेज, और यहाँ पे क्या देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखिए क्या था, 20,000, 32,000, 60%। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट फिर से सही से निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ, सबसे पहले क्या, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स में से माइनस होगा सम ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, सही जा रहा है। बाकी फॉर्मूला देखो सही है आपका, 71 वहाँ 83 दिख रहा था ना, वो सही नहीं था, अभी जाके सही हुआ है। तो 71.20% क्या हुआ है, आप अगर देखोगे इंक्रीज है। स्टॉक हमारा घटा है, ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या, सारे के सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाएंगे। अब हमारा हो गया क्या, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, रेंट। रेंट देखिए किस साल का है, 5,000 5,000, दोनों साल सेम रहा है, क्या बात है। बात समझे कि नहीं समझे, तो देयर इज नो एनी चेंजेस, रेंट बढ़ने ही नहीं दिया है। सैलरी, सैलरी 16,000, बस ओनली 1,000। क्यों,
सैलरी सिर्फ 1,000 का इंक्रीमेंट लगा। अब तो एंटर करते ही अपने आप आ गया, वो समझ गया, फिर ये कंट्रोल डी दबाएंगे, ला उससे पहले कर दें। तो एक्सेल का भी एआई काम करना शुरू कर दीजिए। अगला क्या है? प्रिंटिंग स्टेशनरी। एक्सेल भी समझदार है ना, देख लेता वही रिपीट करना, रिपीट कर दे रहा है। प्रिंटिंग स्टेशनरी 6500 और कितना है? क्लियर है? अब बस यहाँ परसेंटेज पे नहीं क्लिक हो रहा है ना, तो यहाँ पे बस परसेंटेज पे आपको क्या करना है, पूरा फॉर्मेट ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, परसेंटेज में, डेसिमल के 2 पोर्शन तक। अब सही है? अगला है प्रिंटिंग स्टेशनरी भी लेस हो जाएगा, फिर क्या, एडवर्टीजमेंट। 4000। क्लियर? लास्ट वन मोर, डेप्रिसिएशन 200। ओके, एग्जैक्टली ये सब वैल्यू लैख में थी, किस में थी? लैख में। हमने क्या कर दिया, ये सब भी जो करेंगे तो आपको भी ऊपर हेड लिखना पड़ेगा, इन लैख। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट कितनी आएगी, इक्वल टू इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, यही फॉर्मूला सेम बगल में भी चलेगा। सही है? अब यहाँ देखिए कितना चेंजेस हुआ है। क्लियर? 79% आपका क्या, हाँ, तो ये रहा आपका रेशियो। अब इसमें ध्यान रहे, ऊपर आपको साइड में लिख लेना है, यहाँ कहीं भी, क्या चीज है ये फिगर क्या है, इन लैख। ये चीज यहाँ ऐड कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर हेडिंग क्या डालते हैं, तो देख लो यहाँ पे क्या हेडिंग डालते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तो ये रहा आपका कंपैरेटिव एनालिसिस। आई होप सो समझ में आया होगा सब लोग को। अब कुछ चीजों को हाईलाइट करेंगे हम लोग, जस्ट लाइक दिस वन, दिस वन। क्लियर? तो इनको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक, तो ये रहा आपका कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है? तो ये था कंपैरेटिव एनालिसिस। अब जो देखिए इसी तरीके से क्या होता है आगे। अब हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इंटरप्रिटेशन आप क्या देंगे? इंटरप्रिटेशन जो सबसे पहले आप देख रहे हो, सेल्स है ना, तो हमारा सेल्स जिस रेशियो में बढ़ा है, उस रेशियो में हमारी कॉस्ट, यानी यहाँ पे अगर देखोगे परचेज हमने नहीं बढ़ाई है, ठीक है ना, तो इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पहला नंबर इंक्रीज हुआ है 71.20। आप सीधा सीधा कंपेयर इसको भी कर सकते हो, सेल्स को सीधे ग्रॉस प्रॉफिट से भी कंपैरिजन कर सकते हो। जिस रेशियो में सेल्स बढ़ा उससे कई रेशियो में क्या बढ़ा, उससे आगे बढ़ा है कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। दैट मीन्स अगेन आपने कॉस्ट पे काफी वर्क किया है। अगला, यानी यहाँ पे हमने मटेरियल की कॉस्ट पे वर्क किया है, अपने मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ने नहीं दिया है। अगला, अब देखो यहाँ पे 71% ग्रॉस प्रॉफिट थी। अब क्या होता है, ये सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद, एक्सपेंसेस तो पहले भी हो रहे थे, इस साल भी हो रहे थे, लेकिन देखो रेंट हमने नहीं बढ़ने दिया, सैलरी में माइनर चेंजेस हुआ है, और प्रिंटिंग स्टेशनरी में हाँ थोड़ा चेंज हुआ, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। एडवर्टीजमेंट भी ठीक है, थोड़ा बढ़ाया हमने, और डिप्रेशन तो भाई, डिप्रेशन तो भाई वो हमारे हाथ ही में नहीं, तो भाई परसेंटेज उसका सेट है, वो तो लगना ही लगना है। सो ये खर्चे हुए, लेकिन फिर भी देखो हमारी नेट प्रॉफिट क्या हुई है 79.16।
आप देख रहे हो हमने रेंट बढ़ने नहीं दिया है, ये 6% से बढ़ा है, ये 23%, ये 60%। एडवर्टीजमेंट में थोड़ा बढ़ोतरी ज्यादा है एज कंपेयर्ड बाकी खर्चों में, है ना। और जिसका हमें रिजल्ट मिला भी है, जिसका हमें रिजल्ट, उस एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट हमें मिला भी, हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हुई है, 79.16% इंक्रीज हुई है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी ज्यादा इंक्रीमेंट किसमें, हमारी नेट प्रॉफिट में। इसका सीधा सीधा सिग्नल किस चीज का है कि हमने अगेन अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल किया। कौन से कॉस्ट को? ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो होते हैं ना, उनको हमने क्या कर रखा है, कंट्रोल में किया। नाउ नेक्स्ट, अगला टॉपिक जो देखिए यहाँ पे, अगला कॉमन साइज स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट? कॉमन साइज स्टेटमेंट देखो होता क्या है, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ईच आइटम इन द स्टेटमेंट इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल, इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर आर शोन एज अ परसेंटेज ऑफ द नेट सेल्स। हम क्या करेंगे, हम सेल्स को अपना 100% मानेंगे। किसको मानेंगे? सेल्स को अपना 100% मानेंगे। अब अगर परचेज किए, सपोज मानो मेरा सेल्स है तुम्हारा 100 रुपए और तुमने परचेज किया था सपोज करो 40 रुपए, तो बताएगा 40% तुम्हारा खर्चा हुआ था परचेज पे। फिर तुमने 10 रुपए रेंट दिया था तो बोलेगा 10% तुम रेंट दे दिए, 5% तुम ये दे दिए, करते करते सपोज करो तुम्हारे प्रॉफिट बची 15 रुपए, यानी 15% बचा, यानी सेल किए थे 100। फिर उसी के ऊपर सारे खर्चों का, सबका प्रॉफिट का, सबका परसेंटेज क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। किसके ऊपर? सेल्स। तो यहाँ पे बेस किसको लेके चलेंगे हम लोग? सेल्स को। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट ईच असेट एंड सोन एज अ परसेंट ऑफ टोटल। अगर मान लो बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट करना होता तो क्या करते हैं, हम टोटल एसेट को 100% मानते हैं। फिर इसमें देखते हैं उसमें फर्नीचर का क्या रेशियो है, प्लांट एंड मशीनरी का क्या रेशियो है, कैश का क्या रेशियो है, स्टॉक का क्या रेशियो है। बात समझे कि नहीं समझे? लाइबिलिटी साइड में भी ऐसी टोटल लाइबिलिटी को हम 100% मानते हैं और देखते हैं हमारी कैपिटल का क्या रेशियो है, हमारे लोन का क्या रेशियो है, वो सब हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे किया किसका है, बैलेंस शीट का ही किया है। चलो आसान है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रधान ट्रेडर एज ऑन 31 मार्च 1819। ये देखो लाइबिलिटी है, ये आपकी एसेट है। अब यहाँ पे अगर कायदे से समझो तो ये टोटल जो आपको दिख रहा है ना 4690, इसको बराबर मानो 100 के। अब इसका 2000 का परसेंटेज निकाल लो इसके ऊपर, यानी 2000 डिवाइडेड बाई 4690 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। एक्सेल पे करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम कंपैरिजन इस तरीके से सब में करेंगे। चलिए करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। तो देखो यहाँ पे इस 4690 को जो 17-18 का था, इसको 100% माना ना, इसके ऊपर इस 2000 का परसेंटेज निकाल लिया 42%, इस 1000 का इसके ऊपर परसेंटेज निकाला 21.32%, सबका परसेंटेज निकाल लिया। अब इन सब को जोड़ोगे तो 100 ही तो आएगा ना, नहीं समझे? उसी तरीके से यहां पे भी किया है, इस टोटल एसेट को क्या मान लिया 100। अब 1996 है, डिवाइड बाई दिस वन मल्टीप्लाई बाई 100, तो इतना आएगा 42.56%। अब ये तो चलो इस साल का हो गया। सेम इसी तरह से 18-19 का भी निकालना है, क्योंकि फिगर देख के आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, अब रेशियो में कंपैरिजन करिए। अब देखिए परसेंटेज पे, इस पिछले साल मेरा 42.64 था कैपिटल, इस साल कितना परसेंट बढ़ गया, हमारी कैपिटल थोड़ी बढ़ी है। रिजर्व भी, रिजर्व लेकिन घटा है, रिजर्व क्या हुआ है, घटा है। देखो पहले कितना था रिजर्व, 21%, इस बार 16%, यानी रिजर्व के पैसे को हमने यूज किया इस बार। रिजर्व का पैसा घटा, इसका मतलब रिजर्व को हमने यूज किया होगा, किस काम के लिए देखना पड़ेगा। आपका कैपिटल रिजर्व भी आपका नहीं, कैपिटल रिजर्व बढ़ा है, सही है, 7% से बढ़ के 10% हुआ है। डिबेंचर 19% 23, यानी लोन हमने और लिया। अब लोन किस लिए लिए होगे, जायज बात है, मशीन वशीन खरीदने के लिए, कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है। सिंडिकेटर 8% थे, अब 5 हुए, अच्छी चीज है। क्रेडिटर का रेशियो क्या हुआ है, घटा है ना। तो कुछ चीजें तो अच्छी मानी जाती हैं, बाकी मतलब उधार हमें कम मिला है और क्या, हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया। और करेंट लाइबिलिटी, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है, बहुत माइनर चेंजेस है। नाउ नेक्स्ट लैंड बिल्डिंग। देखो लैंड बिल्डिंग पहले कितने की थी, 42% था, अभी कितना हो गया। अब समझ में आया रिजर्व और लोन का पैसा कहाँ यूज हुआ है। तो हमने लोन का पैसा जो बैंक से लोन लिया,
और जो रिजर्व का पैसा वो कहाँ यूज किया है? फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में, फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया हमने। फर्नीचर एंड फिटिंग 3.28 था, 3.81 हो गया, थोड़ा सा यहाँ भी बढ़ाया है हमने एसेट। इन्वेस्टमेंट 12 था, घट गया। इन्वेस्टमेंट भी लग रहा बेचा है आपने। इन्वेस्टमेंट भाई आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, रिजर्व का पैसा करते क्या हो? इन्वेस्ट ही तो करते हो। जितना अमाउंट तुमको नॉर्मली यहाँ दिखता है रिजर्व्स में, वही पैसा आपको इन्वेस्टमेंट भी नॉर्मली देखने को मिलता है। तो रिजर्व घटेगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी तो घटेगा, क्योंकि रिजर्व का पैसा इन्वेस्टमेंट में था, आपने उसको बेचा, पैसा निकाला और यूज किया। नाउ नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक तुम्हारा 13% था, अभी कितना है? 9.07। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ को पता है स्टॉक आपका होना चाहिए ठीक ठाक। हाँ, अननेसेसरी स्टॉक नहीं होना चाहिए। कौन सा स्टॉक नहीं होना चाहिए? अननेसेसरी स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्टॉक घटा है थोड़ा सा, ये एक बैड इंडिकेटर है। क्यों बैड इंडिकेटर है? क्योंकि स्टॉक से ही तो आप प्रॉफिट कमाते हो, स्टॉक से ही तो आप बिजनेस करते हो। समझ रहे हो? नेक्स्ट, डेटर 19 से 14 हुए, घटा है, ठीक है, पैसा आया, कलेक्शन पे आपने ध्यान दिया है। कैश 8.53 था, इस समय कैश 0.54 है। सर बहुत ही दयनीय स्थिति है, कैश की पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखो ना, सारा कैश तुमने खत्म कर दिया। तो ये तो भाई कंपनी के लिए बड़ा ही, अब क्या अभी यानी कि कैश क्रंच होने वाला है, कंपनी को कैश की प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। सो दिस इज द रेशियो। नाउ ये तो मैंने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन आपको बताया, अब चलते देखते हैं बुक में क्या इंटरप्रिटेशन लिखा है। 2018-19 both current assets and current liabilities have decreased। करंट एसेट भी घटा है और करंट लाइबिलिटी। यहाँ देखो, करंट एसेट देखो 0.64, नहीं करंट लाइबिलिटी तो पिछले साल से बढ़ी है। करंट एसेट की बात करेंगे तो 13 से 9 हुआ है, 19 से 14 हुआ है, और कैश ये भी घटा है, बिल्कुल सही है। करंट एसेट बेशक गिरा है, पिछले साल से करंट एसेट हमारी क्या हुई है? कम हुई है। और एक चीज बताओ, बिजनेस करते कहाँ से? घूम फिर के। फिक्स्ड एसेट तो आपका ये ठीक है, आपने बिल्डिंग बना दी, ठीक है, खड़ा कर दिया, लेकिन बिजनेस कर किस चीज कर रहे हो? आपका करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, दीज आर द वर्किंग कैपिटल्स, दीज आर द वर्किंग कैपिटल। ओके, मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हैव बीन डिक्रीज्ड। करंट लायबिलिटी तो नहीं, लेकिन चलो करंट एसेट तो घटी है। करंट लायबिलिटी में अच्छा क्रेडिटर आता है, अच्छा हाँ ये तो घटा है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। करंट लायबिलिटी यहाँ पे नहीं, देखो ये देखो, डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर तुम्हारा 8.5 से 8.5 से आपका घट गया 5.44। जी हाँ, तो अब इसका इंडिकेटर का मतलब क्या है? कंपेयर्ड, बट द डिक्रीज इन करंट एसेट इज मोर देन द डिक्रीज ऑफ द करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी उतना नहीं घटा है जितना ज्यादा आपका करंट एसेट घटा है। क्यों? एज अ रिजल्ट द फर्म में फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम। फर्म को लिक्विडिटी प्रॉब्लम होने वाली है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब कैश की प्रॉब्लम होने वाली है। किसकी प्रॉब्लम होने वाली है? कैश की प्रॉब्लम होने वाली है। इन 2018-19 both fixed assets and long term liability increase। सही है? कैसे लॉन्ग टर्म? हमने लोन लिया, देखो ना यहाँ पे, अगर रेशियो देखो, यहाँ तुम्हारी लाइबिलिटी देखो, डिवेंचर 19 से 23 हो गया, और फिक्स रेशियो देखो 42 से 63 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो अगला रेशियो में क्या समझा रहा है? फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज, बट द इंक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट इज मोर देन द इंक्रीज ऑफ द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी उतनी नहीं बढ़ी जितनी ज्यादा आपकी क्या बढ़ी है? फिक्स्ड एसेट्स। इट मीन्स द फर्म सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी ने क्या किया? अपना इन्वेस्टमेंट बेचा है, एंड यूज शॉर्ट टर्म फंड्स टू परचेज फिक्स्ड एसेट। और शॉर्ट टर्म फंड का यूज किया किस किस को खरीदने के लिए? फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, विच इज बैड न्यूज। हम बल्कि कैश को कहाँ यूज करना चाहिए आपको? अपने करंट एसेट्स में, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, स्टॉक में लगाइए पैसा। द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज सेटिस्फैक्टरी बट इट शुड बी इम्प्रूव इट्स लिक्विडिटी। इनको अपनी लिक्विडिटी पे ध्यान देना है। बताओ 0.54 आपके पास कैश है, तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। पहले कितना रखते थे आप कैश? कम से कम 8.353, टोटल एसेट का 8.33%, 8.53। अभी कितना है? 5। तो यहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति है, अच्छी नहीं है।
परफॉर्मेंस तो ठीक है, मतलब पोजीशन तो सेटिस्फैक्ट्री है, बट इंप्रूव करना है, लिक्विडिटी इंप्रूव करना है इनको। समझ गए? अब इस पे देखो एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो आपने एग्जांपल अभी किया किसका, बैलेंस शीट का, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन किसका सॉल्व करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अब यहाँ पे तुमको क्या चीज को 100% लेके चलना है, सेल को। किसको 100% लेके चलना है, सेल्स को। इसको 100% लेके चलना है, इन सब का परसेंटेज निकालना। इवन तो आप इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करिएगा। क्या क्या, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना। फिर हम लोग कल आगे पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड एनालिसिस। और ट्रेंड एनालिसिस के लिए कम से कम हमें कई सालों का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे कई सालों का डेटा दिया भी है, 2015 से लेकर 2019 तक का सेल्स का डेटा है, स्टॉक का डेटा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसको हम लोग ट्रेंड एनालिसिस में समझेंगे। आई होप सो इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन आप लोग का असाइनमेंट जो दिया है, ये होमवर्क है जो आपको करना है एक्सेल पे। ध्यान रहे हर जगह खासकर लिखा जा रहा है साफ साफ यूजिंग एक्सेल, क्योंकि कंपनीज में रियल में ये सब चीजें एक्सेल पे ही की जाती हैं, है ना, जितना भी एनालिसिस करना होता है। और वहां पे हम चार्ट का भी यूज करते हैं। हम वहां पे किसका यूज करते हैं, चार्ट का। अब मैं इस क्वेश्चन में बेस ईयर किसको मानेंगे, सर जी बेस ईयर नहीं मानना है इस क्वेश्चन में, हमें इसको 10 लाख को 100% मानना है, और फिर इन सब का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इस साल में इसको 100% मानना है, इस पे सारा परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 0 कुछ कम है, नहीं चलिए आप निकालिएगा, फिर बाकी देखा जाएगा। 99,000 दिख रहा है, आई थिंक 9,90,000 होना चाहिए। ये 9,90,000 होगा, ठीक है ना, देख लेना एक बार। अब चलिए देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखा दूं एक्सेल पे, जैसे ये मैंने प्रॉफिट का ही बताया है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस। अब इस तरीके की अगर कभी आपको रिपोर्ट अगर आपको मिलती है, तो इन सब पे आपको एक चार्ट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको दिखाने के लिए चार्ट का भी कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। ये आपने फिगर बना दिया। अब इसमें आपने क्या कर दिया, इंसर्ट गए, यहाँ पे एक चार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल चार्ट। इस तरह के जब हम लोग दिखाते हैं ना वैल्यूज, कि हमारी प्रॉफिट पहले सेल इतनी थी, फिर इतना खर्चा हुआ तो इतनी प्रॉफिट बची, फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए तो ये प्रॉफिट बची। तो इसके लिए आपके लिए वाटरफॉल चार्ट इज गुड। वाटरफॉल चार्ट इज एग्जैक्टली शोइंग द इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज दिख रहा है, और टोटल दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल का कोई कलर ही नहीं है, ठीक है ना। डिक्रीज तो कुछ खास नहीं हो रहा। तो अगर आपको देखना है इसको ठीक से, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल है ना, ये तो टोटल ठीक है, फिर इसमें दिखा रहा है 30, ये खर्च हुआ है, माइनस हुआ है। अच्छा बीच में ये दोनों चीजें भी थी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से ये सब घटा है तब जाकर के कितना है, 250 ना। तो इस 250 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और इसको एज टोटल करता हूँ, तो ये टोटल आएगा। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा हमें ऐड करना होगा। टोटल यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को सम कर लो, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पे भी ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। टोटल रेवेन्यू हमारी क्या हुई है, 50% इंक्रीज हुई है। अब इस टोटल रेवेन्यू में हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों को क्या किया है, माइनस किया है टोटल रेवेन्यू। तो वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम दिस साइड। अब सही लगेगा। अब इसमें से देखो ये दोनों घट रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस वन, इसको जरूरत नहीं ऐड करने की, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू से क्रिएट करेंगे। इंसर्ट नाउ वाटरफॉल चार्ट। अब ये चार्ट आपका बना। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या चीज घटा है, 4,20,000
एंड देन 2,20,000, ये 2,10,000 दोनों माइनस हुआ है, तो इसके ऊपर बस क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सेट एज टोटल। फिर तुम्हारा यहाँ टोटल था ना, राइट क्लिक एज अ टोटल। तो यहाँ पे ये सब क्या हो रही है, सब वैल्यू क्या हो रही है, इसमें घटनी चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें सारी चीजें घट रही है कि नहीं घट रही है। अब इसको घटाते समय हमने सम यूज किया है, ये बस अब इसमें से ना घट करके ये किस में से घटेगी, इस टोटल रेवेन्यू में से। क्लियर, नहीं समझे? पहले मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था इन दोनों में ना, तो अब सीधे क्या करो, इस 4,80,000 में से माइनस करेंगे हम किसको, 20,000 और 2,10,000, तो आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या है, इन सबको घटा रहे हैं। अब मैंने सम लगा दिया ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर हम लोग इसको सिंपल चार्ट से अगर बनाते, दिस वन माइनस दिस वन माइनस, इस तरह से रिजल्ट वही आएगा। यहाँ पे भी इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है क्या, रेंट माइनस सैलरी माइनस, तो ये सब क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं। तो यहाँ एज टोटल आ गया फाइनली, ये आपका 20,000, ये आपका 2,10,000, ये क्या हुआ है, दोनों माइनस हुआ है। और यहाँ पे 5,000, ये सब का सब धीरे धीरे देखो माइनस होते होते इसको डाउन साइड किया, कितना, 2,10,000। एक बार फिर से बता दो ये चार्ट कैसे बनाना होगा। आपको टोटल रेवेन्यू से यहाँ तक सेलेक्ट करना होगा, इंसर्ट पे जाना होगा, और यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट होता है, ये आप बना सकते हैं। अब इसमें जो बस यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, एज अ टोटल। बाकी इस चार्ट को भी, अगर इस चार्ट से भी काम चल रहा है तो ये भी चार्ट ओके। दिस वन डिक्रीज, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि डिक्रीज का जो कलर है वो क्या नहीं है, ऑरेंज नहीं है, वो क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। दिस वन, यहाँ फिल कलर, सॉलिड कलर, कौन सा कलर चाहिए तुम्हें इस पे, ऑरेंज। दिस वन, तो नॉर्मली जब बॉस लोग को दिखाना होता है तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया, सॉलिड कलर लिया, फिल कर दिया। अच्छा, ये तो ऊपर फिल हो गया, हमें क्या चाहिए, हमें बार। और बार में देखो यहाँ पे डिफरेंसेस काफी कम है, तो यहाँ वैल्यू छोटी छोटी वैल्यू है ना, 20,000 30,000। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके आप अगर इसको वैल्यू को बढ़ाना चाहोगे तो यहाँ पे एक्सेस की वैल्यू कितनी है, दिख रहा है कितने की वैल्यू का डिफरेंसेस है, मैक्सिमम। फिर से देखो, इसके ऊपर राइट क्लिक, यहाँ पे जाना फॉर्मेट एक्सेस, यहाँ पे डिफरेंसेस है, मैक्सिमम कितने का डिफरेंस आए, तो कहना डिफरेंस यहाँ पे 1,00,000। नहीं, बहुत ज्यादा ही गैप आएगा, गड़बड़ हो जाए तो ये बटन है रीसेट का। चलिए, तो नॉर्मली क्या कर सकते हैं आप इनको, अगर यहाँ पे क्या हमारी वैल्यू कम है, अगर वैल्यू और थोड़ी ज्यादा होती तो यहाँ पे अगर ऑरेंज कलर कर दे तो वो ज्यादा इजिली हमें समझ में आ जाता। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। मतलब चार्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ट हमारे यहाँ पे प्रॉपरली नहीं क्रिएट हो रहा है, इट्स ओके, देखेंगे चार्ट पे भी वर्क करके। ठीक है।